हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका होस्ट आजाद तोमर अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल का मोटो है नो क्रेमिंग नो रोटिंग ओनली अंडरस्टैंडिंग, आज उसी के तहत फिर मैं प्रोनाउन की जो सीरीज है उसके अंडर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन टॉपिक लेके आया हूं और आज हम इसी को क्लियर करेंगे। लेकिन एक गुजारिश है, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है और इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आपकी सुविधा के लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है। आप देखिए, मैंने लिखा हुआ है आई हर्ट माई सेल्फ। ये सेंटेंस आप देख सकते हैं। अब आपको यहां पर दो चीज देखनी है कि इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो आपको बता दूं कि यहां पर सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट आप समझ सकते हैं, कर्ता जो काम को करने वाला है, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, आई है। और इसी तरीके से आप देखें यहां पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, माई सेल्फ है। अब ये आप देख सकते हैं, आई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट। और दोनों ही एक व्यक्ति को रेफर करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। दोनों का प्रयोग एक ही व्यक्ति, यहां पर व्यक्ति कौन है, ये है, और यहां पर सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी इसी को रेफर करने के लिए किया गया है। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि एक जैसे हैं। आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे हैं, दे आर द सेम पर्सन और थिंग। तो इससे एक डेफिनेशन यहां पर निकल के आई है। क्या डेफिनेशन निकल के आई है कि व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू सेम पर्सन और थिंग दे आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या डेफिनेशन है, व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू सेम person or thing they are known as reflexive pronoun। जब कर्ता और कर्म दोनों ही एक ही व्यक्ति को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उस समय उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरी अगर डेफिनेशन की बात करूं, आप देखिए यहां पर कर्ता द्वारा जो काम किया गया, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को स्वयं को चोट पहुंचा ली। यानी कि कर्ता द्वारा काम किया गया और प्रभाव भी किस पर पड़ा है, कर्ता पर ही पड़ा। तो यहां पर हम इसे कह सकते हैं कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव, जब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। व्हेन एन एक्शन टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन एन एक्शन टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, व्हेन एन एक्शन टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, जब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है उस समय जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो प्रोनाउन आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इस सेंटेंस के द्वारा और ये जो दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की डेफिनेशन है इनके द्वारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉर्म कैसे किया जाए। तो दोस्तों, जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को यूज करके कैसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक सफिक्स वर्ड यहां पर यूज किया जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाने के लिए, और वो सफिक्स वर्ड कौन सा होगा, यहां आप देख सकते हैं ये दो वर्ड आप देख सकते हैं, सेल्फ और सेल्व्स। आप जानिए कि सेल्फ का जो यूज है वो हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ करेंगे और सेल्व्स का यूज हम प्लूरल जो प्रोनाउन होते हैं हमारे उनके साथ करेंगे। तो इस तरीके से इसको हम एक कॉमनली नेम भी दे देते हैं। कई बार जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, निजवाचक जो सर्वनाम है, उसको हम नाम दे देते हैं, सेल्फ प्रोनाउन भी कह सकते हैं। या फिर चूंकि ये क्या है,
दो वर्ड से मिलकर बनता है, इसलिए हम इसको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउन के जो डिफरेंट वर्ड्स है, वेदर दे आर द ऑब्जेक्टिव केस या और दे आर द पॉजेसिव केस, तो वहां पर हम सेल्व या सेल्व्स का यूज करके किस तरीके से कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को फॉर्म करते हैं। तो देखिए इसको यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है माई। तो माई क्या है? आई एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए यहां पर मैंने सिंगुलर लिखा है। और किसके लिए आता है? वी के लिए आता है, और वी क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट को फॉर्म करता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है, दैट इज व्हाई आई रोट डाउन हियर प्लूरल। और इसके बाद मैं अगर बात करूं योर, तो यू जो होता है इट रेफर्स ए सिंगुलर प्रोनाउन एज वेल एज ए प्लूरल प्रोनाउन। तो इनके लिए मैंने दोनों को डिफरेंट फॉर्म लिखी है, तो कैसे वो फॉर्म बनेगी उसे हम देखेंगे। इसके बाद मैंने यहां पर हिम लिखा है, ही क्या है? सिंगुलर है, तो दैट इज व्हाई आई रोट सिंगुलर। हर क्या है? सी के लिए आता है, तो ये भी सिंगुलर है। देम क्या है? दे के लिए आता है, ये भी प्लूरल है। और इट क्या है? सिंगुलर है। तो इनके साथ हम कौन सा वर्ड यूज करने वाले हैं? सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे सेल्फ, और प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे सेल्व्स। तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं सेल्फ। तो ये जो एक वर्ड बनेगा हमारा, वो क्या बन गया? आप देखिए, इसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? सेल्व्स। क्या यूज कर रहे हैं? सेल्फ। योर के साथ हम यूज कर रहे हैं, जब वो सिंगुलर है तो सेल्फ, और योर के साथ जब वो प्लूरल है तो सेल्व्स। अब आप इसे फॉर्म करना सीख जाओगे। सिंगुलर है हिम, तो यहां पे क्या यूज होगा? सेल्फ यूज होगा। और ये हर भी सिंगुलर है, तो यहां पे क्या यूज होगा? सेल्फ यूज होगा। और यहां पर प्लूरल फॉर्म है, दे का प्लूरल फॉर्म है, यहां पे दैम जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो यहां पर सेल्व्स यूज होगा। क्या यूज होगा? सेल्व्स। और यहां पर इट जो है सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो इसके साथ में हम यूज करेंगे सेल्फ। अब इनके करने से, सेल्फ लगाने से एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड जो फॉर्म होता है, वो कौन सा फॉर्म यहां पर बना है? आप देखिए, यहां पर बना है माई सेल्फ। अब देखिए, दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बन गया, इसलिए इसे हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए, यहां पर आवर सेल्व्स है, तो ये बन गया आवर सेल्व्स। इसी तरीके से योर सेल्फ, क्या बन गया साथियों? योर सेल्फ। अब सेल्व्स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? योर सेल्व्स बन जाएगा। इसी तरीके से हिम के साथ सेल्फ लगा तो क्या बन गया साथियों? वो हिम सेल्फ। और इसी तरीके से हर सेल्फ। अब यहां थोड़ा सा मैं हिम सेल्फ के लिए और हर सेल्फ के लिए कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं कि जब भी कोई मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट करता है किसी भी सब्जेक्ट को, तो वहां पर जब हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे, तो वहां पर हम हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हिमसेल्फ का। जैसे आपने राम लिया, तो राम क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसके लिए जब भी ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो हिमसेल्फ आएगा। क्या आएगा? हिमसेल्फ। इसी तरीके से श्याम है या मोहन है, ये सभी क्या करें? मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए, कॉमन जो जेंडर है, जैसे फादर है या फिर ब्रोदर है, तो वो भी कॉमन जेंडर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेफर कर रहे हैं, वो भी मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए वहां पर भी हम हिमसेल्फ का ही प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हर सेल्फ की। हर सेल्फ का प्रयोग लड़की के लिए, गर्ल के लिए, महिला के लिए किया जाता है। जैसे सीता है, तो सीता के लिए क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट के रूप में हर सेल्फ लगेगा। या गीता है तो क्या लगेगा? हर सेल्फ लगेगा। लेकिन इसके अलावा जो कॉमन जेंडर्स होते हैं, जैसे गर्ल हो गया, जैसे आपका सिस्टर हो गया, जैसे आपका डॉक्टर हो गया, जैसे आपका मदर हो गया, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ पर एक लेडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज वाई वी यूज हर सेल्फ। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? हर सेल्फ यूज करेंगे। तो ये आपने समझा कि किस तरीके से जेंडर को हमने इसमें रखना है। अब बात कर रहे हैं सेल्व्स को कैसे। दैम के साथ सेल्व लगेगा तो ये क्या हो जाएगा साथियों? दैम सेल्व्स हो जाएगा। और ये जो दैम सेल्व्स है, इसका यूज हम कहाँ करने वाले हैं? इनका यूज हम उन सभी प्रोनाउन के साथ करने वाले हैं जो प्लूरल प्रोनाउन का काम करते हैं। जब सब्जेक्ट एज ए प्लूरल प्रोनाउन बन जाता है, कई सारे सब्जेक्ट मिलकर जब प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं, उस समय हम देमसेल्व्स का ही प्रयोग करते हैं। और कॉमन जेंडर के साथ भी ये हो सकता है, और इसके अलावा ये सिंपल भी हो सकता है। हम बात करते हैं इट के साथ हम सेल्फ लगाएंगे तो ये इट सेल्फ हो जाएगा। और अगर मैं बताऊं इट सेल्फ का प्रयोग आप जो है न्यूट्रल जेंडर के साथ तो करते ही करते हैं,
नॉन लिविंग थिंग्स के साथ तो करते ही करते हैं, लेकिन जब आप एक बेबी छोटा बच्चा होता है और उसका सेक्स मेंशन नहीं किया जाता है, उसका जेंडर रेफर नहीं किया जाता है, उस समय भी आप उसके साथ में इटसेल्फ ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इटसेल्फ। तो आपने सीखा कि किस तरीके से हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉर्म किया। अब हम जानेंगे कि इसके जो सेंटेंसेस होते हैं, यूजेस जो होते हैं, वो किस तरीके से अलग अलग होते हैं। तो साथियों, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जगह यूज किया जा सकता है। तो साथियों, सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही स्टडीड हिमसेल्फ। मैंने आपको पहले 2 डेफिनेशन में यह समझा दिया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां काम करता है जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि सेम पर्सन और थिंग होते हैं। ऑब्जेक्ट भी वही पर्सन होता है और सब्जेक्ट भी वही पर्सन होता है। और दूसरा मैंने बताया था कि जब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, उस समय वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो यहां पर देखिए, ही स्टडीड हिमसेल्फ, उसने स्वयं अध्ययन किया। तो यहां पर कर्ता द्वारा जो काम है उसका प्रभाव किस पर पड़ा? अध्ययन करने के बाद इंप्रोवाइज किस में होगा, इंप्रूवमेंट किस में होगा? कर्ता में ही होगा। तो यानी कि उसके किए गए कार्य का प्रभाव उसमें ही पड़ा है। तो इसलिए यहां पर ये एक सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो हिमसेल्फ क्या है? एक ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, और दोनों ही सेम पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, हर मदर लुक्ड आफ्टर हरसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज एक प्रीपोजिशन के बाद में भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट, क्या कंडीशन है? कि सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक ही पर्सन हो, एक ही पर्सन को रेफर करते हो। तो यहां पर हर मदर और हर सेल्फ दोनों एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं। तो आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमने किया है। यह बात आपको समझनी है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बाय हिमसेल्फ। अब यहां पर मैंने हिमसेल्फ से पहले, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले बाय का यूज किया। तो मैं आपको बता दूं, जब कार्य करने वाला जो कर्ता होता है वो खुद होता है, या कार्य करने वाला कर्ता अकेला होता है, या विदाउट एनी हेल्प वो कार्य करता है, या किसी माध्यम के बिना वो कार्य करता है, तो उस समय हम उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उससे पहले बाय का यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने यहां पर लिखा है, ही कंप्लीटेड हिज वर्क बाय हिमसेल्फ। उसने अपना काम अपने आप अकेले किया। तो ये सेंस इसका होगा। अगला सेंटेंस आप देखिए, सी लर्न्ड हरसेल्फ। ये बिल्कुल पहले सेंटेंस की तरह है, बस यहां पर हमने दिखाया है कि किस तरीके से जो फेमिनिन जेंडर है उसके साथ में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो भी फेमिनिन जेंडर से रिलेटेड ही आएगा। आगे देखिए, राहुल लुक्ड इनटू द मैटर हिमसेल्फ। ये फिर मैंने प्रेपोजिशन वाला एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से राहुल क्या एक मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसके साथ जो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो हिमसेल्फ बनेगा। क्या बनेगा साथियों? हिमसेल्फ। इसके बाद आप देख सकते हैं बेबी। यहां पर बेबी क्या है? एक ऐसा वर्ड है जहां पर सेक्स को रेफर नहीं किया जाता है या फिर जेंडर को मेंशन नहीं किया जाता है, उस समय हम इसके लिए क्या करते हैं? इटसेल्फ का ही यूज करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं बेबी के लिए मैंने इटसेल्फ का यूज किया है। तो कुछ एग्जांपल से आपने इसको समझा। अब हम समझेंगे कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता क्या है, उसको कंस्ट्रक्ट या फॉर्मेशन उसकी किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन मैं आपको इससे पहले बता दूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की बनावट में, फॉर्मेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर माई सेल्फ यूज हुआ है तो एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में भी माई सेल्फ ही यूज होगा। रिफ्लेक्सिव में अगर आवर सेल्फ यूज हुआ है तो एम्फेसाइजिंग में भी आवर सेल्फ ही यूज होगा। अगर रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ यूज हुआ है तो एम्फेसाइजिंग में भी इटसेल्फ ही यूज होगा। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि किस तरीके से उनकी जो फॉर्मेशन है वो आइडेंटिकल है, वो सेम है। लेकिन अगर मैं उनके यूज की या मीनिंग की बात करता हूं तो दोनों के यूज में और मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बिग डिफरेंस होता है। वो कैसे आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में डिफरेंस मैंने एक एग्जांपल के द्वारा ये समझाने की कोशिश की है। पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ,
और यहां पर दूसरा एग्जाम्पल है ही हिमसेल्फ हर्ट। अगर मैं बनावट की बात करूं, अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करूं तो देयर इज नो डिफरेंस। यहां भी हिमसेल्फ यूज हुआ है एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और यहां भी एज एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी हिमसेल्फ ही यूज हुआ है। तो ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस क्या है, मीनिंग का डिफरेंस है। कैसे? तो दोस्तों इसे इस तरीके से हम समझते हैं, सपोज करो आप सब्जी काट रहे हो और सब्जी में चाकू का यूज कर रहे हो और चाकू, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको नहीं पता कि चाकू लगेगा और आपको चोट लग जाती है, तो वहां पर वो आपने काम खुद नहीं किया, वो काम क्या हो गया, उसका माध्यम दूसरा बन गया। तो जब माध्यम दूसरा बनता है उस समय हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन आप चाकू से सब्जी काट रहे हो और जानबूझकर आपने चाकू अपनी उंगली को लगा दिया या उंगली काट ली अपनी, उस समय आप काम करने वाले खुद होते हैं, स्वयं होते हैं, अपने आप होते हैं, तो वहां पर वो एज एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का काम करता है। अब यहां इसी एग्जाम्पल को मैं समझाता हूं। मैंने लिखा है उसने अपने आप को चोटिल कर लिया, यानी कि चोट तो लग गई उसको, लेकिन चोट लगवाने वाला वो खुद नहीं था। चोट लगने का जो कारण था, जो मीडियम था, वो कुछ और था। उसको चोट जरूर लगी लेकिन खुद नहीं लगवाई। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए, उसने खुद चोट लगवा ली, यानी कि वो कारण भी खुद ही था। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो हिमसेल्फ है, जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, वो एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया गया है जो सब्जेक्ट है उसके साथ में। अब ये देखिए ही हर्ट हिमसेल्फ, यहां पर ये एक्शन को मॉडिफाई नहीं करता, चूंकि यहां पर डूअर ऑफ द एक्शन और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है, इसलिए यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज होता है। आपने दूसरा नियम ये समझना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, लेकिन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता। दूसरे यूज से आप इसका अंतर समझे। एक सेंटेंस में यहां लिख रहा हूं आई डिड माई सेल्फ, यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों ही एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर क्या हुआ, हमने एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका यूज किया है। क्या यूज किया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक ऑब्जेक्ट की तरह इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं आई डिड इट माई सेल्फ, तो यहां पर इसका जो प्रयोग हुआ है ऑब्जेक्ट के बाद हुआ है। कहीं के बाद हुआ है? ऑब्जेक्ट के बाद। तो जब ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर ऑब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ या किसी भी सेल्फ वाली फॉर्म का यूज होगा तो वो एज एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन ही यूज होगा। ये बात आपको समझनी है। दूसरी बात ये समझनी है आपको कि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इनमें से दोनों का किसी का भी प्रयोग सब्जेक्ट की तरह नहीं होता है। तो दोस्तों आज आपने सीखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता ही है। दोस्तों मेरी वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि जो अगली वीडियो आने वाली है वो भी प्रोनाउन से ही रिलेटेड होगी, और अगली वीडियो में मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। टिल देन गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।